फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 के एंड की तरफ चल रहे हैं। इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है और हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस बुक का चैप्टर का वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंसेस बताने हैं आपने। ठीक है, तो इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, वो कहता है कि अगर इनमें से एंगुलर वेलोसिटी में से या टेंजेंशियल वेलोसिटी में से हमें किसी व्हील की एक वेलोसिटी दे दी गई हो और उसका रेडियस भी हमें पता हो, हाउ विल यू फाइंड द अदर, आप कैसे दूसरी वेलोसिटी मालूम करें। एक दे दी है, दूसरी आप कैसे मालूम करेंगे, समझ आए कि नहीं। उसमें कोई फार्मूला वगैरह हमें लिखना है। ठीक, सबसे पहले तो हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ये लीनियर वेलोसिटी होती है। क्या होती है बेटा? लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी अगर कोई बॉडी जो मूव करती है इन अ सर्कुलर ट्रैक, जब कोई बॉडी स्पिन करती है उसके ऊपर ये पार्टिकल है, ये इस पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा? और उसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट। क्या होती है बेटा? अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर हम क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो उस पॉइंट की, उस पार्टिकल की वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है तो इसलिए इस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेंजेंशियल वेलोसिटी कह देते हैं। समझ आ गई? एक तो डिफरेंस ये कि इसकी जो डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी की अलोंग द टेंजेंट होगी एट दैट पॉइंट। बेटा, उस कर्व के ऊपर जो आपका पॉइंट आप ले रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उसकी क्या होगी बेटा? टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन बन जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई बॉडी है एज अ होल, ये स्पिन कर रही है, क्या कर रही है बेटा? स्पिन कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो इसकी रोटेशन होगी, या इसकी रोटेशन अगर हम इस तरह कर लें, इस तरह से, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। अब ये जो डायरेक्शन होगी इस तरह से स्पिन करेगी बॉडी। बात समझ आ रही बेटा? जब इस तरह स्पिन करेगी, ये इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन होगी, ये एक्सिस है इसका, ये क्या बेटा? एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग होगी बेटा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा बात समझ आ गई कि जब आप इस राइट हैंड रूल भी अप्लाई करेंगे तो अगर हम इसको इस तरह से अप्लाई करें कि बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये स्पिन कर रही है, जो रोटेशन है ये कौन सी रोटेशन है बेटा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। हम बता रहे ऊपर की तरफ। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी इसके अलोंग इस तरह से रोटेट कर रही है बेटा, इस तरह से क्या कर रही है बेटा? रोटेट कर रही है। तो हम आपको बता रहे हैं अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन है बेटा, इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन है, अपवर्ड है। अगर इस रोटेशन क्या हो जाए बेटा? इस तरह से घूमे, क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो हम की डायरेक्शन क्या हो जाए? अलोंग द एक्सिस है लेकिन डाउनवर्ड है बेटा। बात समझ आ गई? एक्सिस के साथ साथ। तो पता चल गया कि इसमें जो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सिस होगी। क्या होगी बेटा? बात समझ आएगी नहीं? दूसरी बात बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है बेटा मीटर पर सेकंड। क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। बात समझ आएगी? और जो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है क्या? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये भी डिफरेंस बन सकते हैं। इससे पहले से फार्मूला भी सीखते हैं। लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला d ओवर t और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t। बात समझ आ रही? इस तरह से तो ये फार्मूला डिफरेंसेस बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी बेटा? डायमेंशन बनेगी L t-1 और एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशन क्या बनेगी बेटा? t-1। बात समझ आ गई? किसी की बात समझ ना आई तो कुछ तो डेफिनेशन बात कर रही हो।
एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी बेटा। बस में टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है जो हम आम पढ़ते हैं वेलोसिटी। हां, फिर इसके साथ ऐसे थ्री एक लीनियर वेलोसिटी। हर लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं होती। जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, ठीक है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बेटा। बात समझ आ गई? अब एक बॉडी ऐसे जा रही है, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी लेकिन टेंजेंशियल नहीं है। बात समझ आ गई? तो स्ट्रेट पाथ मूव कर रही है, ठीक। ये हमें डिफरेंसेस पता चल गए। अब वो कहता ये है कि भाई अगर आपको एक वेलोसिटी दे दी जाए और ओमेगा आर रेडियस आपको पता हो तो फिर आप इसको कैसे एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं? अगर आपको v दे दी गई और ओमेगा की वैल्यू मालूम करनी हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो पता है ना आप लोगों को। अगर आपको ये नहीं दिया, ये दिया हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r बेटा, ये फार्मूला बन जाएगा। रेडियस आपको बताइए किसी भी का, अगर पता हो तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। समझ आती है बेटा? तो की बात है। चलो ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझना है आप लोगों ने, याद करना होता है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड, और ये क्यों जरूरी होती है टू एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के लिए, द ऑब्जेक्ट फॉलो द सर्कुलर पाथ, उस ऑब्जेक्ट के लिए अगर उस ऑब्जेक्ट को क्या फॉलो करना हो बेटा? सर्कुलर पाथ फॉलो करना हो। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब बताना है क्या होता है। Question number 2, centripetal force. Centripetal force. Centripetal force क्या होती है बेटा? एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को मजबूर करती है, जो कि वो बजाय के स्ट्रेट पाथ में मूव करे और सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। ऐसी फोर्स को क्या नाम देते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। The force which is responsible of the circular motion of the body is known as centripetal force, is known as centripetal force। बात में जाएगा बेटा? इसका फार्मूला तो आपको वैसे ही पता है, हमने कहा था F is equal to ma, याद है ना? ये तो याद है। F अगर एक्सेलरेशन अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो फोर्स कौन सी होगी बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगा। आपको तो पता था कि एक्सेलरेशन का स्क्वायर ओवर r, तो ये बेटा क्या फार्मूला बन जाएगा? mv स्क्वायर ओवर r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा फार्मूला है। अब वो कहता है कि ये इसकी बेटा क्यों जरूरी है किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, ठीक है। अब देखना जरा गौर से, यहाँ मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये एक पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, बात समझ आ गई? अब ये सेंटर पॉइंट है, ये अब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लगती है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब लगेगी ये बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींच रही है, क्या कर रही है बेटा? अब ये जाना तो इस तरफ जा रही है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंटर की तरफ खींच रही है। अब ये जाना तो इस तरफ चाह रही है, लेकिन ये फिर क्या करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स को खींचने की वजह से ये स्ट्रेट पाथ में नहीं जाती, ये इस पाथ में मुड़ जाती है बेटा, इस तरह से बैंड हो जाती है। जब इधर पहुंचती है, ठीक है, अब फिर ये इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स फिर इसको अपनी तरफ खींचती है, तो ये फिर बचाए इस पाथ में जाने के इस डायरेक्शन में बेंड हो जाती है बेटा। बात समझ आ गई? तो इसलिए फिर क्या होता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ना होती यहाँ पे तो ये बिल्कुल सीधी चली जाती बॉडी। पता ये चला सेंट्रीपिटल फोर्स बेंड करती है स्ट्रेट पाथ को इनटू द सर्कुलर पाथ।
बात समझ आ गई? सर्कुलर पाथ में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स होती है। क्या होती है बेटा? जो कि परपेंडिकुलर टू द मोशन होती है, वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। उसको अपने तरफ खींचने के लिए खींचती है और उसको पाथ क्या कर देती है बेटा? चेंज कर देती है, बेंड कर देती है। बात समझ आ गई? नहीं है तो पूछ लो। इधर आके बैठा करो ना, वो इधर उधर क्यों बैठी हो फिर? गोली बची है ये तो, इधर आके बैठो। मैं ये कह रहा था नजर नहीं आ रहा, इधर आ जाओ। आर्टिफिशियल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। क्या बेटा? कोई भी फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर बिहेव कर सकती है। समझ आई बेटा? अब इसकी मिसाल समझाओ। ये सूरज है बड़ा सारा, सन है, अब ये जमीन है, इसके मुकाबले छोटी सी है ना। अब ये जमीन चाहती है मैं इस डायरेक्शन में चली जाऊं, ठीक है? अब सूरज इसको अपनी तरफ खींचता है। कौन सी फोर्स के जरिए बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। किस जरिए बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। बात समझ आ गई? अब तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है। अब जो इसको खींच के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ना इसके, अब ये जो फोर्स है इसके पाथ को क्या कर देगी बेटा? बेंड कर देगी। क्या कर देगी बेटा? बेंड। इस पॉइंट पर जब जमीन पहुंचेगी तो उसकी फिर डायरेक्शन बेटा ये हो जाएगी अलोंग द टेंजेंट। और फिर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही सन की वजह से, वो भी इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो फिर इसके पाथ फिर क्या हो जाएगा बेटा? इस तरह से बेंड हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब यही फोर्स बिहेव कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ आ गई? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, ठीक है बेटा? यही फोर्स बिहेव कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? अच्छा बेटा, अगला सवाल बेटा पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? ठीक है, सिग्निफिकेंस का मतलब इसकी अहमियत क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन तो मैंने नहीं लिखूंगा, आपको मैथमेटिकली जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। I इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, mi ले देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला होता है mr²। अब ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है बेटा, ठीक है? और ये इसका सेंटर है, और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस है बेटा, वो क्या है बेटा? रेडियस है। और इसका जो मास है वो बेटा स्मॉल m है। समझ आ गई बेटा? स्मॉल m। जब कोई स्मॉल मास के साथ ये बॉडी रोटेट करती है, क्या करती है बेटा? रोटेट करती है, तो फिर बेटा ये क्या हो, ये इसका जो रेडियस है, ये साइज, इस रेडियस क्या है? साइज, और ये मास, अगर इनका प्रोडक्ट ले लें, जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड द मास का प्रोडक्ट ले लें, तो वो बेटा क्या हो जाएगा? बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बन जाएगा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ आ गई? इसका जो यूनिट होता है, यूनिट होगा बेटा क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई? इसकी डायमेंशंस बनेंगी L ml स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई? ml स्क्वायर की डायमेंशंस बन जाएंगी। तो अब इसकी है ना सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? देखो, इनर्शिया सिग्निफिकेंस अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? जरा देखिएगा कि जो आपके मास होता है ना बेटा, मास, और ये है इनर्शिया। इनर्शिया बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड आर स्क्वायर, ठीक है? जो मास होता है वो दरअसल लीनियर इनर्शिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? लीनियर इनर्शिया। और वो लीनियर मोशन में इनर्शिया के तौर पर बिहेव करता है, यानी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि बॉडी को स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करती है। क्या करती है बेटा? रेजिस्ट करती है इन लीनियर मोशन। बेटा बात समझ आ गई? वो लीनियर इनर्शिया कहलाती है, ठीक है? और ये रोटेशनल इनर्शिया, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो लीनियर इनर्शिया था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये मास था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिहेव करता है एज अ रोटेशनल इनर्शिया। किसके तौर पर बिहेव करता है बेटा? रोटेशनल इनर्शिया। बेटा बात समझ आ गई? इसको हम लिख सकते हैं कि भाई ये तो रोटेशनल इनर्शिया है बेटा। समझ आ गई? रोटेशनल इनर्शिया।
तो बेटा अब ये भी क्या करता है बेटा, रेजिस्ट करता है। जो बड़ी बॉडी है उसको रोटेट करवाना हमारे लिए मुश्किल होता है और छोटी बॉडी को रोटेट करवाना हमारे लिए आसान होता है अगर उसका मैथ सेम है तो बेटा। ठीक है, देखो ये रोटेशनल इनर्शिया है बेटा। ठीक है, साइज पे डिपेंड करता है, दरअसल साइज पे और मैथ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। क्या करता है बेटा, साइज पे और मैथ डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है बेटा, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यानी पता चल गया जो रोल आपकी मैथ यानी लीनियर मोशन में परफॉर्म करता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन में परफॉर्म करेगा बेटा। ये बात समझ आ गई? तो इनकी सिग्निफिकेंस पता चल गई कि जो रोल मैथ आपका लीनियर मोशन में परफॉर्म करता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में परफॉर्म करेगा। आपको पता है ना, F इज इक्वल टू एम ए, तो अगर m या अगर एक्सेलरेशन देखें तो f ओवर m, f डायरेक्ट a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके। इसी तरह देखो रोटेशनल मोशन में फोर्स का एनालॉगस क्या होता है बेटा, टॉर्क। ठीक है, वो बन जाएगा i अल्फा। क्या बन जाएगा बेटा, i अल्फा। बात समझ आ गई? अब देखो अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अल्फा की अगर वैल्यू मालूम करें टा ओवर i, टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेटा। बात समझ आ गई? देखो वही काम नहीं कर रहा जो यहाँ पे एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा, उधर मैथ परफॉर्म कर रहा है वही काम। किसी को बात समझ ना आई तो जरा पूछ लो बेटा। तो ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी सिग्निफिकेंस बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए। व्हाट इज मीन्ड बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मीन्ड बाय एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है बेटा कि एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है आपने। ठीक है, अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो फिर बेटा उस बॉडी को क्या हम कहते हैं, वो पोजेस करती है एंगुलर मोमेंटम। क्या पोजेस करती है बेटा, एंगुलर मोमेंटम की हमने डिफाइन डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द अपनी पोजीशन क्या करती है बेटा, चेंज करती है। जो है चेंज करती है यानी मूव करेगी। जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसके पास मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करे तो लीनियर मोमेंटम, अगर एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करे तो एंगुलर मोमेंटम बेटा। बात समझ आ गई? तो यानी कि बात कहने का मतलब ये है जब कोई बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, ये मेरा हाथ है, ये कोई बॉडी है, ये क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट, ये पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मेरे हाथ में कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा। बात समझ आ गई? फिर बॉडी कंसीडर कर लें इसको इस तरह से, ये देखो ये जिसके गिर्द रोटेट कर रही है बॉडी, कोई भी ये तो स्पिनिंग, ये सर्कुलर मोशन में बना रहा हूँ लेकिन वो बॉडी से फिक्स है ऐसे, देखो ऐसे रोटेट कर रही है। तो अपनी पोजीशन क्या कर रही है बेटा, चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, इस एक्सिस की गिर्द बेटा। ठीक है, तो वो बॉडी के पास क्या मौजूद होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, यानी सेम कैसा मतलब है, प्रश्न क्या है, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा कि भाई अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क 0 हो जाए, क्या हो जाए बेटा, नेट टॉर्क 0 यानी सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी का वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर क्या 0 हो जाए, नेट टॉर्क 0 हो जाए, कोई नेट टॉर्क एक्ट ना हो, तो उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा बेटा, 0 हो जाए, और सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें चेंज कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, एक मैं यहाँ पे वो लिखता हूँ, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क, इज इक्वल टू टॉर्क। बात समझ आ गई? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, यह एक्सप्रेशन याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एल क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो उसमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 0। मैं पुट कर दो 0 ओवर टी, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पता ही चला, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, 0। बात समझ आ गई बेटा, नहीं समझ आई?
अब देखो ये वही बात नहीं कर रहा है, टॉर्क जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, अब कांस्टेंट था ना, एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ बेटा, फिर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, टॉर्क की वैल्यू क्या हुई फिर जीरो। बात समझ आ गई, ये बात किसी मुश्किल लगी तो पूछ लो बेटा।